Good morning everyone. Today we are going to discuss about the intermolecular attraction forces. In the class 9th, when we have studied about the intermolecular attraction forces, we have just said that the attraction force working in between the molecule is called the intermolecular attraction forces. लेकिन आज हम ये देखने जा रहे हैं कि रियल में अट्रैक्शन फोर्सेज लगते क्यों हैं, कितने तरह के होते हैं और हर एक के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन। एक्चुअली ये टॉपिक जो था वो स्टेट ऑफ मैटर में था। अब आपके सिलेबस में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बचा हुआ है, लेकिन बगैर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि कोई चीज़ कितना सॉल्युबल है, किसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम है, किसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, कौन हार्ड है कौन सॉफ्ट है, वगैरह वगैरह। तो इसको पढ़ना जरूरी है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम सबसे पहला इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की बात करते हैं, दैट इज द वान डर वाल फोर्स। वान डर वाल फोर्स और वेल नोन नेम है। जब आपने लास्ट ईयर में पढ़ा था डायमंड एंड ग्रेफाइट, तो वहां पे आपको कहा जाता था कि डायमंड्स आर वेरी हार्ड। रीजन बताया था बिकॉज ऑफ द 3D स्ट्रक्चर। यहाँ पे कह सकते हैं टेट्राहेड्रल शेप की वजह से वो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है वो एक सिंगल मॉलिक्यूल होता है, और सिंगल मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले कोवेलेंट बॉन्ड उसे इतना हार्ड बना देते हैं। लेकिन यहीं पे जब हम ग्रेफाइट के बारे में बात करते थे तो ग्रेफाइट के बारे में हम क्या कहते थे, ग्रेफाइट के डिफरेंट लेयर्स के बीच में एक वीक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द वान डर वाल फोर्स। और ये वान डर वाल फोर्स इतना वीक होता है जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होते हैं। सो दिस इज द वान डर वाल फोर्स एंड दिस इज अ वीक फोर्स एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड। हमने ये दो जनरल एटम्स ड्रा करने की कोशिश की है, थोड़ा शेप टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। और अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें होता क्या है, बीच में एक न्यूक्लियस है जिसके अगल बगल ये निगेटिव चार्जेस हैं। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन यूं डीलोकलाइड होंगे तो चार्ज भी क्या होगा, यहाँ पे डिस्पर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हैं चार्जेस। अब देखिए कितने तरह के अट्रैक्शन फोर्सेज यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। पहला रिपल्सन फोर्स एक्ट कर रहा है इन दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अगर हम इसे टर्म करें R1, इसे नाम दे R1, तो यह है रिपल्सन नंबर 1 R1। और दूसरा रिपल्सन लग रहा है इन बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द टू स्पीसीज, और इसे हम कह सकते हैं R2। लेकिन क्या सिर्फ रिपल्सन लग रहा है, अट्रैक्शन नहीं लग रहा? अट्रैक्शन भी लग रहा है। कहाँ? इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगर हम इसी तरह से इसे A1 बोले और इन इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में इसे हम A2 बोलें, तो टोटल अट्रैक्शन कितना है? टोटल अट्रैक्शन इज A1 प्लस A2 एंड टोटल रिपल्सन इज R1 प्लस R2। ये है A1 A2 R1 R2। और इस इंट्रैक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है दैट विल बी कॉल्ड द वान डर वाल फोर्स। क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन उल्टे डायरेक्शन में लगेंगे तो टोटल अट्रैक्शन माइनस टोटल रिपल्सन इक्वल टू वान डर वाल फोर्स। आई थिंक इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। जब हम बात करेंगे नेचर ऑफ वान डर वाल फोर्स की, तो आपको मालूम है दो रिपल्सन दो अट्रैक्शन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ही हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा है। और इन दोनों का डिफरेंस श्योरली ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होने जा रही है, ये बहुत छोटी सी वैल्यू होने जा रही है। सो वान डर वाल फोर्स इज अ वीक फोर्स। दूसरी चीज, दुनिया में कोई ऐसा एटम या मॉलिक्यूल नहीं है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ना होता हो, जिसके पास न्यूक्लियस ना होता हो। यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, न्यूक्लियस न्यूक्लियस रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन एंड न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन, ये सारी चीजें हर एक एटम में मिलेंगी, हर एक मॉलिक्यूल में भी मिलेंगी। यानी वान डर वाल फोर्स भी हर एक स्पीसीज के साथ लगेगा। तो आप इसे कह सकते हैं दैट वान डर वाल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स। ये यूनिवर्सल टर्म बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, इसलिए इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर हम कहें तो ऐसा फोर्स जो हर एक सिस्टम में एक्ट करे, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल फोर्स। अगर हम दूसरे अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो इसका नाम ही इसका पहचान कह सकते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेज क्या हैं? अगर ये एक डाइपोल है
और मॉलिक्यूल इज बिहेविंग लाइक अ डाइपोल, जैसे HCl या फिर NaCl या ऐसा कोई भी स्पीसीज जिसका एक एंड पॉजिटिवली और एक एंड निगेटिवली चार्ज हो, ऐसे सिस्टम को हम बोलेंगे डाइपोल। और ऐसा ही एक और डाइपोल है, हम एग्जांपल ले सकते हैं HCl का। HCl में H पॉजिटिव और Cl निगेटिव, तो ये दो डाइपोल हैं। और इन दो डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या बोला जाएगा? दैट विल बी कॉल्ड द डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर? सो ये दो फोर्सेस थे, वन ऑफ द वीकेस्ट फोर्स एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, क्योंकि एक क्लियर चार्ज जनरेशन हो रहा है और क्लियर चार्ज जनरेशन होने का मतलब इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफी स्ट्रांग होने जा रहा है। और अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है यानी कि स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स भी जनरेट होगा। तो हम देख रहे हैं नेक्स्ट वन, तो हम थर्ड वन देख रहे हैं, दैट इज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। पिछली बार दो डाइपोल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स था, इसलिए डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, और इस बार एक डाइपोल और एक इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में अट्रैक्शन हुआ, इसलिए इसे बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। इंड्यूस्ड डाइपोल क्या है? एक डाइपोल के प्रेजेंस में या एक डाइपोल के इन्फ्लुएंस में अगर दूसरा सिंपल मॉलिक्यूल भी डाइपोल की तरह बिहेव करने लगे, दैट इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड डाइपोल। इंडक्शन टर्म आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक इंडक्शन, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों ने सुन रखा है। तो जब आप बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की, अगर आप स्क्रू ड्राइवर ले लीजिए, मेटल होता है, आयरन होता है, उसे मैग्नेट के ऊपर रब कर दीजिए। रब करने के बाद क्या होगा? रब करने के बाद वो स्क्रू ड्राइवर भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगता है, भले थोड़े समय के लिए, लेकिन वो बिहेव करने लगता है। दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट के प्रेजेंस में नॉर्मल मेटल भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगा, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। सी दिस इज द डाइपोल of positive charge and a negative charge. Clear charge generations are taking place and this type of system is called the dipole. ठीक है? और यहाँ पे एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, सिंपल सा मॉलिक्यूल जिसके बीच में एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अगल बगल चार्जेस डीलोकलाइड हैं, इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइड है। अब ऐसे सिस्टम को जब हम इसके इन्फ्लुएंस में देखेंगे तो करेगा क्या? ये पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, और इस पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर धक्का मार देगा। यानी जो आपका सिस्टम बन रहा है, अब इसके बाद क्या बन रहा है? ये तो डाइपोल जैसा था वैसा ही है, इसके साथ ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, और ये सिस्टम कैसा हो गया? इस सिस्टम से इस पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन कर लिया और पॉजिटिव चार्ज को अपने से दूर ढकेल दिया। तो ये हो गया निगेटिव चार्जेस और दूसरी तरफ चला गया पॉजिटिव चार्ज। यानी ये एंड जो है वो निगेटिवली चार्ज बिहेव करने लगा और ये एंड पॉजिटिव चार्ज, यानी ये भी एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगा। इट इज नॉट अ रियल डाइपोल, सिर्फ इसके इंडक्शन में, इसके इन्फ्लुएंस में डाइपोल की तरह बिहेव करने लगा। So this one will be called dipole and this one is called induced dipole, and the attraction in between the dipole and induced dipole is called dipole induced dipole attraction force. I think again it's clear. हम देख रहे हैं the next force, that is the dispersion force or the London force. जब हम डिस्पर्सन या लंडन फोर्स की बात करते हैं तो ये सबसे पहले जानिए कि एक मोमेंट्री फोर्स है, ये परमानेंटली लगता नहीं है, एक स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ टाइम के लिए लगता है और उसके बाद फिर से डिसअपीयर कर जाता है। अब अगर हम देखें तो ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, दो सिंपल मॉलिक्यूल्स, और जब ये एक दूसरे के इंटरेक्शन में आते हैं देन इन सर्टेन कंडीशन ये इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन ऑफ द फर्स्ट स्पीसीज दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता है। तो ये दूसरे के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? रिपेल किया, ये दूर चले गए। और जब इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा होगा तो श्योरली न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर लेगा। रीजन आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो न्यूक्लियस पे क्या होता है? न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और अलग अलग चार्ज होने की वजह से ये इस तरह की कंडीशन जनरेट करते हैं।
और जब ऐसा हुआ तो इस पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ भी है खींच लिया और न्यूक्लियस दूर चला गया। अब इस तरह की जो कंडीशन बनी, ये डिस्पर्सन ऑफ चार्ज की वजह से हुआ। चार्ज डिस्पर्स हो गए जिसकी वजह से बना, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या बोला जाएगा, डिस्पर्सन फोर्स और द लंडन फोर्स ऑन द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर। तो यहाँ पे या तो इसे डिस्पर्सन फोर्स बोलेंगे या तो लंडन फोर्स बोलेंगे। एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो सबसे पहली बात, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज आल्सो अ डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, बट यूनिकनेस इज दैट इट इज मेड बाय द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में ऐसी क्या खास है भाई बात की डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम पे जाना जा रहा है। अब ये देखिए, हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियस होता है और उसके पास अगल बगल इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं इसमें क्या खासियत है, सब में न्यूक्लियस होता है, सबके इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ एक होता है। हम एक और इसके साथ एलिमेंट ले लेते हैं, हीलियम। वैसे तो बॉन्ड बनाता नहीं हीलियम, लेकिन 2 ही इलेक्ट्रॉन ड्रा करना पड़ेगा, इसलिए मैंने हीलियम ही ले लिया। अब जब इस हाइड्रोजन पे जिसपे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन जैसा जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, बस 3 ही हाइड्रोजन बॉन्ड को जनरेट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो जब फ्लोरीन जैसा एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, तो अभी तक तो न्यूक्लियस क्या है, चारों तरफ से कवर्ड है, किससे, इलेक्ट्रॉन से। लेकिन ज्यों ही ये इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर आएंगे, ये पीछे से न्यूक्लियस एक्सपोज हो जाएगा। और जब न्यूक्लियस एक्सपोज होगा तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से सिस्टम पे चार्ज आएगा, और वो चार्ज कहाँ पे आएगा, एक पॉइंट पे आएगा। न्यूक्लियस तो बहुत छोटा है ना, एक पॉइंट पे आएगा, तो चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाएगी, चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। जबकि इसमें से ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इधर निकल के आ गया, लेकिन बचा हुआ इलेक्ट्रॉन तो इधर अभी घूम रहा है ना, यानी अभी भी एटम एक बड़े से स्पीसीज की तरह बिहेव कर रहा है, और जो भी चार्ज आएगा वो इस बड़े से स्पीसीज पर यूं डिस्पर्स हो जाएगा। एक पॉइंट पे चार्ज श्योरली बहुत ज्यादा है और एक पूरे सिस्टम पे यूं डिस्पर्स चार्ज कम है। अगर मैं इसको इस फोर्स से रिलेट करूं, ये है मार्कर, जिसे मैं हाथ पे यूं ऐसे दबाऊं तो दबाने पे क्या होगा, कुछ खास होगा नहीं, शायद थोड़ा सा मेरे हाथ पे इस मार्कर का मार्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर इस पेन को मैं लूं और इस पेन को भी कैसे, इसे खोल दे रहा हूं जिससे इसका पिन जो है वो बाहर आ गया, जिससे इसका रिफिल बाहर आ गया, श्योरली रिफिल उस मार्कर से बहुत पतला है। और अब मैं अगर इस पे ताकत लगाऊंगा नहीं, क्योंकि ताकत लगाने पर नुकसान हो सकता है मुझे, तो यहाँ पे अगर अब इतना ताकत लगाऊं तो शायद इसमें से छेद करके बाहर निकल जाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ एरिया का। पेन ज़्यादा, मार्कर ज़्यादा एरिया ले रहा था और पेन छोटा एरिया ले रहा था। सिमिलरली ये छोटा सा एरिया है, ये बड़ा एरिया है, ऐसा होने की वजह से यहाँ पे इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। सो वेन एवर a highly electronegative element like nitrogen, oxygen or fluorine is attached with hydrogen, they generates a dipole moment, they generates a dipole attraction force which have a very high intensity, and such type of dipole attraction force is called the hydrogen bonding. अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी 2 तरह के होते हैं। ये देखिए, ये है आपका वाटर H2O, हम इसे इस तरह से ड्रा कर दे रहे हैं H2O। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द हाइड्रोजन। तो यहाँ पे पार्शियल मूवमेंट होने की वजह से, चार्ज का डाइपोल मूवमेंट होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड सो ऑन। तो हमने सारे चार्जेस को यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब इन चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ये डॉटेड लाइंस मैंने शो कर रखा है, दिस वन विल बी कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देख रहे हैं कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा हुआ है, इसलिए इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
दो अलग अलग मालिक्यूल्स के बीच में लगे तो इंटरमालिकुलर, और अगर विद इन द मालिक्यूल लगे, एक ही मालिक्यूल के अंदर लगे, देन दैट विल बी कॉल्ड इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे अगर हम इंटर टर्म और कहीं पे देखें, आपके स्कूल में जब गेम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं इंटर हाउस मैचेज, दो अलग अलग हाउसेज के बीच में होता है। लेकिन अगर स्कूल के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या बोला जाएगा, इंट्रा हाउस मैचेज, या फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल मैचेज, दो अलग अलग कंट्रीज के बीच में। इंटर स्टेट मैचेज, दो अलग अलग स्टेट्स के बीच में, यूपी एमपी के बीच में, यूपी हरियाणा के बीच में। लेकिन अगर उसी को हम कंट्री के रिस्पेक्ट में बोलें तो हम कहेंगे इंट्रा नेशनल मैचेज हैं, वो एक ही देश के लोग खेलते हैं, दूसरे देश के उसमें आके खेल नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हम एक एग्जांपल इसका भी लेके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2OH एंड CH2OH। जैसे वाटर में था, यहाँ पे एक पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अगेन पार्शियल निगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, और इनके बीच में देखिए ये लग रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये टोटल एक ही तो मॉलिक्यूल है, और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, इट मींस इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक और एग्जांपल है, काफी पॉपुलर नेम है, ये है आपका कंपाउंड। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजीन। अगर इसके ऊपर OH लग गया तो हम इसे बोलेंगे फिनॉल, और इसका पोजीशन जो होता है, सेकंड पोजीशन को आर्थो, थर्ड पोजीशन को मेटा और चौथे पोजीशन को पैरा बोलते हैं। तो सेकंड पोजीशन पे यानी आर्थो पोजीशन पे अगर NO2 लगा दें तो इसे कहेंगे आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल। और यहां देखिए हाइड्रोजन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव होगा, ये ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बंधा हुआ है, यानी इसके ऊपर एक फॉर्मल निगेटिव चार्ज होगा। इनके बीच में देखिए ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी क्या है, ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसमें से हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, और दूसरे भी डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली सारे सिलेबस के हिस्से हैं। इनके बगैर आगे की चीज़ों को पढ़ाना मुश्किल है। तो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स, एंड वी विल स्टार्ट द थर्मोडायनेमिक्स विद द टाइप ऑफ सिस्टम। कितने तरह के सिस्टम्स होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दोज ऑफ द सिस्टम। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे। बाय।